और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ रहे हैं और जयपुर से बड़ी खबर, जहां एसआई भर्ती परीक्षा 2021 से जुड़ा अपडेट सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है एसआई भर्ती का मामला और राजस्थान हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के फैसले को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में चुनौती मिली है और डिवीजन बेंच के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता कैलाश चंद्र शर्मा ने फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में यह अपील की है और याचिकाकर्ता कैलाश चंद्र शर्मा ने दरअसल इस मामले को लेकर के अपील की। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 जो कि रद्द कर दी गई थी, लेकिन उसके बाद डिवीजन बेंच के द्वारा इस रद्द पर रोक लगा दी गई थी। लेकिन उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है और डिवीजन बेंच के फैसले को लेकर के इस मामले को लेकर के चुनौती सुप्रीम कोर्ट के अंदर अब दाखिल की गई है। और चलिए अब आपको जरा ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि आखिर ये पूरा घटनाक्रम कैसे चला। तो जरा जानिए कि कैसे पूरा घटनाक्रम चलता है। दरअसल कोर्ट में 13 अगस्त 2024 भर्ती रद्द करने को लेकर के याचिका दायर की जाती है। 18 नवंबर 2024 को हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया में 6 और 9 जनवरी 2025 को यथास्थिति के आदेश दे दिए। 10 जनवरी 2025 को पुलिस हेडक्वार्टर ने ट्रेनी एसआई की फील्ड ट्रेनिंग पर रोक लगा दी। वहीं सरकार से जवाब के लिए समय मांगा गया और 28 जून 2025 को कैबिनेट की सब कमेटी की दूसरी रिपोर्ट पेश की गई। 1 जुलाई 2025 जब सरकार ने कहा कि भर्ती रद्द नहीं होगी और 7 जुलाई 2025 को हाईकोर्ट ने फाइनल सुनवाई शुरू की। वहीं 14 अगस्त 2025 को सुनवाई पूरी करके फैसला सुरक्षित रख लिया गया। 28 अगस्त 2025 जब एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया गया तो ये पूरा मामला सामने आया है। अब जरा आगे बढ़ते हुए आपको और भी बताते हैं। दरअसल सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ डीबी में पीआईएल इसमें दाखिल की गई। 8 सितंबर 2025 को डीबी ने सिंगल बेंच के फैसले पर स्टे लगा दिया। 11 सितंबर 2025 को डीबी के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई है। और जयपुर से बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, जहां केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का जयपुर दौरा। गांधीनगर स्टेशन पहुंच करके केंद्रीय मंत्री ने जायजा लिया है और नए निर्माण कार्य सुविधा विस्तार की बात भी कही है। वहीं गांधीनगर स्टेशन का नाम बदलने को लेकर के सुझाव भी मांगे गए हैं। कई बार स्टेशन के नाम को लेकर कंफ्यूजन होता है, यह अश्विनी वैष्णव ने कहा, क्योंकि गांधीनगर स्टेशन गुजरात में भी है और इस वजह से यह काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है। अब इसके लिए क्या होना चाहिए? जयपुर गांधीनगर जोड़ करके इसकी पहचान बनी रहेगी, ये इस दौरान मंत्री की तरफ से कहा गया। वहीं केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कई चीजें हैं जिसको बारीकी के साथ देखा जा रहा है। वहीं जयपुर जंक्शन पहुंच करके विस्तार कार्यों का जायजा भी उनकी तरफ से लिया गया। तो रेल मंत्री जब पहुंचे तो उन्होंने कई चीजों के बारे में जानकारी हासिल की है और विकास कार्यों का जायजा भी लिया है। आप लोग आपस में चर्चा करें, चर्चा करके आप अपने मत, आपका अपना विचार सभी अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से बताएं कि हमारे जयपुर में कई सारे स्टेशन हैं। क्या उन स्टेशन का नाम हमें हर स्टेशन के साथ जयपुर का नाम जोड़ना चाहिए? अगर जोड़े तो जैसे गांधीनगर है तो क्या उसका नाम जयपुर गांधीनगर करें? जैसे खातीपुरा है तो क्या उसका नाम जयपुर खातीपुरा करें? ऐसा आप सभी एक बार जितने भी अपने दोनों अखबार हैं बड़े, आप लोग भी और चैनल, आप लोग भी अपना एक सर्वे करिए, लोगों के मन में क्या है वो पता करिए, तो उसके हिसाब से आगे देखिए। देखिए, प्रयास है कि राजस्थान के जो बड़े शहर हैं उनमें जितनी भी फाटकें हैं उसका या तो अंडरपास बनाएं या एक ओवरब्रिज बनाएं। वो भी एक प्रयास है। जनरल मैनेजर साहब को बोला है कि अगले 4-5 महीने के अंदर कंप्लीट डिटेल प्लानिंग करें, जिससे कि आगामी वर्षों में हम फाटक की समस्या से भी जनता को मुक्ति दिला सकें। तो अब एक तो ये है कि गांधीनगर नाम से जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदला जाएगा और उसके लिए सुझाव मांगे गए, लेकिन रेल मंत्री ने इस दौरान क्या बड़ी सौगात दी है, जरा वो भी आपको बताते हैं। तो रेल मंत्री के द्वारा जो बड़ी सौगात मिली है उसके तहत रेल मंत्री ने दरअसल राजस्थान के लिए बड़ा ऐलान किया है।
रेल नेटवर्क के विस्तार को नई गति दी जाएगी, ये तय हो चुका है। रेलवे के प्रयास बुनियादी ढांचे को मजबूत करेंगे और प्रमुख शहरों को रेलवे फाटकों से मुक्ति मिलेगी। अब आप ये जानिए कि जो बड़े बड़े शहर हैं उनको रेलवे फाटकों से मुक्ति मिलने का जो लाभ है वो एक तो लोगों की जो आवाजाही है वो बिना रोक टोक के हो पाएगी और इसमें परेशानी नहीं होगी, ट्रैफिक जाम नहीं होगा और ईंधन भी बचेगा। वहीं जो रेलवे को परेशानी होती थी, रुकावट जो होती थी, वो भी नहीं होगी। वहीं कुछ महीनों में यह प्लान तैयार कर मंत्रालय में भेजा जाएगा, जिसमें जयपुर, जोधपुर, उदयपुर में फाटकों से राहत मिलेगी। वहीं जैसलमेर को पर्यटन हब बनाने पर भी फोकस किया जा रहा है। जैसलमेर में ज्यादा टूरिस्ट पहुंचे, इसके लिए खास जोर है। इसके लिए दिल्ली से ओवरनाइट ट्रेन चलाने का भी प्रयास है। बीकानेर जोधपुर कनेक्टिविटी में क्रांति आई है। जोधपुर दिल्ली, बीकानेर दिल्ली वंदे भारत जल्द आगे और शुरू करने की बात भी है। तो ये कुछ बड़े बात हैं, जो बड़ी सौगात है वो यहां पर दी गई हैं। कुछ सुधार जो कि रेलवे कनेक्टिविटी को लेकर के यहां पर बताए गए हैं वो किए जाएंगे और कुछ ये बड़े कदम हैं जो कि यहां दिखाए गए हैं। वहीं श्रीगंगानगर से बड़ी खबर सामने आई है, जहां जिला प्रमुख के उपचुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस प्रत्याशी दुलाराम इंदलिया ने शानदार जीत हासिल की है। लंबे समय से खाली चल रहे जिला प्रमुख के रिक्त पद पर आज उपचुनाव की प्रक्रिया पूरी हो गई है। कांग्रेस के दुलाराम इंदलिया नए जिला प्रमुख बने हैं और इंदलिया ने बीजेपी प्रत्याशी निर्मला को हराकर जीत हासिल की है। कुल 31 वोटों में कांग्रेस प्रत्याशी दुलाराम इंदलिया को 26 वोट मिले, जबकि बीजेपी प्रत्याशी निर्मला को महज 5 वोट मिल पाए। सांसद कुलदीप इंदौरा ने इंदलिया की जीत को जनता की जीत बताया। इस जीत के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इसे सत्य की जीत, लोकतंत्र की जीत बताया। तो जिला प्रमुख उपचुनाव को लेकर जो परिणाम है वो सामने आ चुका है और इसमें कांग्रेस की जीत हुई है। कांग्रेस को 26, बीजेपी को महज 5 वोट मिले हैं और उपचुनाव के अंदर बीजेपी को करारी शिकस्त जो है उसका सामना करना पड़ा है। लेकिन जिला प्रमुख उपचुनाव को लेकर के जो तस्वीर है वो फिलहाल सामने है। तो श्रीगंगानगर के जिला प्रमुख पद को लेकर के जो चुनावी समीकरण था, जीत हार का अंतर कितना रहा, वो जरा आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। तो अब आप ये देखिए कि उपचुनाव के अंदर बीजेपी की हार हुई है। कुल वोट जो है वो 31 थे। कांग्रेस बीजेपी इसमें आमने सामने थे, दुलाराम इंदलिया और निर्मला देवी, जिसमें 26 वोट जो हैं वो दुलाराम इंदलिया को मिले और निर्मला देवी को महज 5 वोट ही मिल पाए। यानी कि कुल मिलाकर के 31 वोट पड़े थे, जिसमें 26 कांग्रेस को और 5 इसमें बीजेपी को मिले हैं। वहीं उपचुनाव में जीत से गदगद यहां पर कांग्रेस पार्टी दिखाई दे रही है और इसमें पार्टी प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि सत्य की जीत हुई है, लोकतंत्र की जीत हुई है। बड़े अंतर से कांग्रेस को जीत मिली है, बीजेपी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। लोकतंत्र में जनता के विश्वास की जीत हुई है और बीजेपी जिला प्रमुख का चुनाव टालते रही और आखिर में सत्य की विजय हुई है। जनता के अधिकारों को ताकत मिली है। ये पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा का इस चुनाव को लेकर कहना था। वहीं कांग्रेस विधायक दल ने राजस्थान विधानसभा में बीजेपी के विधायक गोपाल शर्मा के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लगाया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने गोपाल शर्मा की अमर्यादित भाषा को लेकर ऐतराज जताया और बीजेपी विधायक के खिलाफ स्पीकर को विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव भी सौंपा है। उन्होंने कहा कि अब स्पीकर को तय करना है कि इस पर वो क्या फैसला करते हैं। दरअसल मंगलवार को जबरन धर्मांतरण रोधी विधेयक पर चर्चा के दौरान गोपाल शर्मा कांग्रेस के विधायकों के सदन में धरने के दौरान गतिविधियों को लेकर तंज कस रहे थे। उसी को लेकर कांग्रेस ने ऐतराज जताते हुए विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव दिया है। उन्होंने सदन के अंदर जो टिप्पणी की है हम कांग्रेस के लोगों के लिए, उसका हमने जो है उस पर हमें कड़ा ऐतराज है, क्योंकि वो बहुत गंभीर टिप्पणी है। तो उसके लिए हमने बात रखी है, तो वो मैं समझता हूँ उसका विशेषाधिकार बनता है, उस पर स्पीकर साहब निर्णय लेंगे। क्या जो धर्मांतरण वाली जो बात कही थी उस वाले मामले पर आप लोग लेके आए विशेषाधिकार? नहीं, सदन में हम लोगों के लिए कही है। उस पर तो वो जो बात कह रहे थे वो जो सब
उन्होंने उपयोग के लिए वो नहीं ले सकते, उनको कार्रवाई से निकाल दिया है। लेकिन उसके अलावा भी उन्होंने जो सब उपयोग में लिए हैं वो गलत है। और प्रतापगढ़ से बड़ी खबर है, जहां मादक पदार्थ तस्करी पर बड़ी कार्रवाई की गई है। ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत एमडी बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ। फैक्ट्री से 50 करोड़ रुपए से ज्यादा के मादक पदार्थ बरामद हुए हैं। एजीटीएफ प्रतापगढ़ जिला पुलिस की कार्रवाई, मौके से कुख्यात तस्कर जमशेद उर्फ जम्मू लाला गिरफ्तार किया गया। वहीं पुलिस ने तस्कर पर घोषित 25,000 रुपए का इनाम किया हुआ था। 17 किलो 400 ग्राम एमडी पाउडर जब्त कर लिया गया है और 70 किलो से ज्यादा केमिकल भी बरामद किया गया है। एमडी बनाने के उपकरण भी फिलहाल जब्त कर लिए गए हैं। वहीं एनडीपीएस एक्ट के तहत यह मामला दर्ज किया गया है। जो ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री है वहां पर आकर कार्रवाई की गई। कार्रवाई करते हुए पुलिस यहाँ पहुंची। किस प्रकार की ये जो झोपड़ी है, या देख सकते हैं आप किस प्रकार से झोपड़ी है, इस झोपड़ी के अंदर ही जो फैक्ट्री है जहां अवैध रूप से एमडी बनाई जा रही थी, उससे पुलिस ने जब्त किया है करीबन 50 करोड़ रुपए की जो एमडी की सामग्री है, उसे भी पुलिस ने जब्त किया है। साथ एक तस्कर को 25,000 रुपए का जो इनामी तस्कर था जमशेद लाला, उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अभी हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। साफ तौर पर देख भी सकते हैं आप किस प्रकार से ये टापरी बनी हुई है, झोपड़ी है, झुक कर अंदर जाना पड़ रहा है। ये भी आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे। अंदर जो दरवाजा है वो भी काफ़ी छोटा है। इसके अंदर हम पहुंचे हैं। ये अंदर आने के बाद देखा कि बिल्कुल खेतों के बीच में चारों तरफ फसल लगाई हुई है। उन फसलों के बीच में ये झोपड़ी है। इसी झोपड़ी को किराए पर लेकर अभी कुछ ही दिन पहले जो जमशेद है, जो तस्कर गिरफ्तार हुआ है, उसने यहाँ पर ड्रग्स एमडी बनाने की प्लानिंग की। उसके बाद पुलिस को सूचना मिली। पुलिस ने यहाँ पर आकर छापेमार कार्रवाई करते हुए कई जो ड्रग्स बनाने के उपकरण है उन्हें भी जब्त किया है, और साथ जो तस्कर है उसकी बाइक को जब्त करते हुए तमाम जो सामग्री है ड्रग्स बनाने की उसे जब्त किया है। यह जो कार्रवाई की गई है उसके बाद से तस्करों में हड़कंप सा मच गया है। प्रतापगढ़ पुलिस अधीक्षक बी आदित्य के निर्देशन में यह लगातार दूसरी एक बड़ी कार्रवाई है, क्योंकि इससे पूर्व भी हथुनिया थाना क्षेत्र के अंदर एक कार्रवाई की गई थी। तो उसी प्रकार ये दूसरी कार्रवाई की गई है, जहां पर ड्रग्स बनाया जा रहा था अवैध रूप से। खेतों के बीच में, पहाड़ी के बीचों बीच ये जगह स्थित है। ना तो यहाँ कोई कार आ सकती है, ना कोई छोटे वाहन दोपहिया या चौपहिया वाहन आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि पूरी तरीके से पहाड़ी का इलाका है। पहाड़ी का इलाका होने की वजह से ऐसे ही जगह का चयन करते हैं सारे तस्कर मिलकर। उसके बाद यहाँ की जो झोपड़ियाँ वगैरह होती है, उन खेत वालों से झोपड़ियाँ किराए पर लेते हैं। उसके बाद इन जो एमडी बनाने की सामग्री को लेकर आते हैं, उसके बाद पूरा सेटअप लगाने के बाद एमडी बनाते हैं। तो कुल मिला के प्रतापगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई है। और अब खबर जयपुर से आपको दिखाते हैं, जहां लगातार दूसरे दिन हेरिटेज निगम की कार्रवाई देखने को मिली। जर्जर भवनों पर दूसरे दिन भी कार्रवाई हुई। 4 जर्जर भवन को अस्थायी रूप से सीज कर दिया गया है। इलाका है जहां पर हम खड़े हैं, और इसी इलाके में एक बिल्डिंग गिरी थी तकरीबन आधी रात को 2 बजे के करीब, और वहां 2 लोगों की मौत भी हो गई थी। उसके बाद से नगर निगम और ज़्यादा सक्रिय हुआ है। हालांकि पहले भी नगर निगम ने यहां पर बिल्डिंग्स चिन्हित की थी। ये किशनपोल जोन का इलाका है, जहां आप देख रहे हैं कि बिल्डिंग को तोड़ा गया है, चिन्हित किया गया है। जोन के डीसी हैं दिलीप भंबानी, वो यहाँ पर हैं। उन्होंने भी उनकी मॉनिटरिंग में ही पूरा काम हुआ है। भंबानी जी, ये जो पूरा ध्वस्तीकरण का काम किया गया है, कितनी बिल्डिंग्स आप लोगों ने चिन्हित की थी, और उनमें से कितनी अभी तक ध्वस्त की जा चुकी है? टोटल 79 हमने चिन्हित कर रखी है। उनमें से 33 ने अपने स्तर पे, पूरे जोन में, उनमें से 33 द्वारा जो है अपनी रिपेयरिंग कार्य पूर्ण कर ली गई है। इसके अलावा 3 को हम डिसमेंटल ऑलरेडी करा चुके हैं महीने भर पहले। 14 का जो कार्रवाई मैंने बताया था आपको पहले, 14 में 7 रिपेयरिंग लायक मानी गई और 7 ध्वस्तीकरण लायक मानी गई। तो 2 कल कर चुके हैं और 5 आज करें। इसके अलावा भी हम और सर्वे करा रहे हैं कि और भी कोई बिल्डिंग हो उसका सर्वे कराया जाएगा, उन पर कार्रवाई करें।
आम जनता से बात हुई कि अगर आसपास के, कई बार तो आदमी पड़ोसी की भी कंप्लेंट कर देता है कि पड़ोसी का मकान खराब है, ऐसी कोई शिकायतें आई? हाँ, आती है शिकायतें। ऐसी अक्सर शिकायतें आती है हमारे सभी के अलावा भी आस पड़ोस वालों की भी शिकायतें आती है कि हमारे पास में मकान है जो जर्जर है, जो गिर सकता है, तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। एक बिल्डिंग सीज भी की आपने, वो नई है या पहले से इसको चिन्हित कर लिया था? नहीं, ये पहले से चिन्हित नहीं थी। हम तो अब वहाँ जा रहे थे, वहाँ देखा उसमें, हालांकि बहुत ज़्यादा जर्जर ऐसी बुरी स्थिति तो नहीं है, पर फिर भी थोड़ी ख़राब स्थिति है, तो हमने उसको सीज कर दिया है और उसको पाबंद कर दिया कि कल सुबह से वो रिपेयरिंग कार्य शुरू करा दे। तो सब शहर तो पुराना है, कई जगह तो ऐसी स्थिति है जेसीबी आ नहीं पा रही है, तो फिर किस तरीके से इस काम को अंजाम दें? अब जैसे अभी आपने देखा होगा, अभी भी गलियों में घुसने की जगह नहीं है, जेसीबी 2D या कुछ भी घुसने की जगह नहीं है, तो इंडिविजुअल हम मैनुअल ये काम कराना पड़ता है और हमारे पास कोई साधन नहीं है। कब तक ये काम पूरा हो जाएगा? जो आपको डिमोलिश करनी है, डिसमेंटल करनी है, वो जो चिन्हित कर रखे हैं उनका सबका काम कब तक हो जाएगा? ये देखो नियमित कार्य है, नियमित कार्य चल रहा है और शीघ्र इसको कार्य को पूर्ण कर लिया जाएगा। लेकिन कुछ जगह लोगों की नाराजगी है कि भाई बारिश में ही प्रशासन चेता है, कुछ जगह श्रमिक ये कह रहे हैं कि सेफ्टी गार्ड्स और दिए जाने चाहिए। नहीं, अगर बारिश में करता तो पहले हमने कार्य कैसे करते? पहले हमने कार्य किए ना, 3 को डेमोलिश भी किया है, सबको नोटिस भी दिया, कार्य तो शुरू से चल रही है, कार्य नियमित रूप से चलती है। कुछ श्रमिकों को सेफ्टी गार्ड्स भी और बढ़ाएंगे, हेलमेट वगैरह? हाँ, वैसे जो श्रमिक हमारे लगेंगे वो ठेके के श्रमिक लगते हैं, उनके सेफ गार्ड के लिए हम चिंतित रहते हैं, उनके सेफ गार्ड की पूरी व्यवस्था की जाएगी। तो ये है जोन के डीसी दिलीप भंबानी जी जो बता रहे हैं कि श्रमिकों की भी सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा। हालांकि ठेके के कर्मचारी हैं, संविदा कर्मचारी हैं, लेकिन उनका भी पूरा ध्यान रखा जाएगा जिससे सुरक्षा उनकी मुकम्मल हो सके, और जो ज़्यादा रिस्की मकान और कहीं दिखेंगे तो उनको भी नोटिस दिए जाएंगे। उनको अगर मरम्मत कराने की गुंजाइश होगी तो उनको मरम्मत कराने के लिए कहा जाएगा, और अगर डिमोलिशन की उनकी ज़रूरत पड़ेगी तो उन्हें ध्वस्त भी किया जाएगा। एक एक जान का महत्व बहुत है। कैमरा पर्सन निर्मल के साथ शशि मोहन, एनडीटीवी। और झुंझुनू से बड़ी खबर है, जहां गुढ़ागौड़ जी में टीना मेघवाल हत्याकांड से जुड़ा मामला 80 घंटे बाद अब शव का पोस्टमार्टम हुआ है। परिजनों और प्रशासन के बीच में सहमति बनी है। एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया जबकि एक संदिग्ध डिटेन कर लिया गया। गुढ़ा अस्पताल मॉर्चरी के बाहर 4 दिन से धरना चल रहा था। मेडिकल बोर्ड ने पोस्टमार्टम किया है और शव अब परिवार के लोगों को सौंप दिया गया है। तो फिलहाल इस बीच ये बड़ी जानकारी मिल रही है। आपको बता दें कि 80 घंटे बाद शव का पोस्टमार्टम हो सका है। परिजनों और प्रशासन के बीच में सहमति बन गई है। एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है जबकि एक संदिग्ध को डिटेन किया गया। वहीं एक और जहां आसमान में ड्रोन उड़ने की घटनाओं ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में रहने वाले लोगों की नींद उड़ा दी। वहीं उत्तर प्रदेश से सटा राजस्थान के भरतपुर में भी ऐसा ही मामला सामने आया, जहां के तुहिया गांव में रात में ड्रोन उड़ते हुए नजर आए, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने ड्रोन की तस्वीरें अपने मोबाइल में वीडियो बना ली। वहीं जिला पुलिस अधीक्षक दिगंत आनंद ने यह कहा है कि मामला संज्ञान में आया। कुछ जगह अनाधिकृत ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक शिकायत नहीं मिली है। ऐसे अनाधिकृत ड्रोन उड़ने की सूचना मिल रही है। इस तरह की कोई आधिकारिक शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन हम लोगों ने ऑलरेडी अपनी जो सूचना तंत्र है उसको एक्टिवेट किया है, और यदि कोई अनाधिकृत तौर पे गैर अनुमत ड्रोन या फिर रेड जोन में ड्रोन उड़ाता है तो उसके खिलाफ उनको चिन्हित करके कार्रवाई की जाएगी, और यदि जरूरत पड़ी तो नियमानुसार ड्रोन को जब्त भी किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के कई जिले हैं जहां रात में ड्रोन उड़ रहे हैं। उसके बाद में उत्तर प्रदेश से सटा भरतपुर है, और भरतपुर जिले का उद्योगनगर थाना है, उसका अंतर्गत आता है गांव तुहिया। तुहिया में रात को ड्रोन देखे गए, बिल्कुल नजदीक उड़ रहे थे और लाल हरी बत्ती उनमें दिखाई दे रही थी। ग्रामीण है, उनमें दहशत का माहौल है, डरे हुए हैं। मैं उसी गांव में मौजूद हूँ, मेरे साथ में आप देख रहे हैं ये जो युवा है, ग्रामीण है, ये रात भर गश्त की है इन्होंने, और ड्रोन है अपने मोबाइल में इन्होंने ही कैद किए हैं। क्या नाम है आपका? नमस्कार सर, मेरा नाम कपिल है। कपिल भाई, क्या हुआ था, कैसे पता लगा? सर यहाँ पे रात को हमारे गांव के पास में 1 किलोमीटर आगे नाला है, नाले से वहाँ से ड्रोन उड़ते हैं, उड़ के गांव की तरफ रेकी करते हैं, चारों तरफ घूमते हैं, और जो कि आगे चल के हमको नहीं दिखते, हम उनका पीछा भी करते हैं, वो आगे चल के नहीं दिखते। और यही प्रक्रिया हर 5 मिनट में चलती रहती है, घूमती फिरती रहती है, आता है फिर दिखता है फिर गायब। कल ये भाई है, इसके घर के नजदीक आगे फिर स्टेज के सामने छत पे था ये,
और छत पे एक अगर मतलब समथिंग 5 फुट का गैप था, अगर डंडा मार दे तो वो ड्रोन गिर जाए, इतनी नजदीक वो आ गया था। क्या नाम है भैया आपका? दीपक। दीपक भाई, अच्छा आपने तो नजदीक से देखा उसे, क्या हुआ था? वो नजदीक से जा रहा था यहाँ पे हमारे घर के पास से, तो मैंने सोचा डंडा मार दूं उसमें, पर घर वालों ने मना कर दी। कोई सुना कि घर के चारों ओर वो घुमा था? हाँ, चारों ओर। कितना नजदीक था? काफी नजदीक? बहुत नजदीक था सर। हम सोशल मीडिया से प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं। क्या कहेंगे आप जी? सर, इस समस्या को लेकर हमें पूरी रात हो गई, हम सो नहीं पाए समस्या को देखते हुए। हमारे घर के चारों तरफ ड्रोन देखने को मिले हैं। जो ये लुटेरे हैं, मैं सरकार से दरखास्त करना चाहता हूँ, जो हमारी जो समस्या है इसका समाधान करें। बिल्कुल, देखिए ये तुया गांव के युवा हैं, ग्रामीण है, उनका कहना है कि रात 9:30 बजे से अचानक ड्रोन हवा में उड़ते हुए देखे गए और ड्रोन की जो ऊंचाई थी वो बिल्कुल कम थी। जैसा कि बताया गया है कि अगर उन्हें आसानी से लाठी या डंडे से गिराया जा सकता है। कई मकानों में भी उन्होंने घुसने की कोशिश की है और मकानों के चारों ओर जैसा मानो कि रेकी की जा रही हो। ग्रामीणों की यही मांग है कि पुलिस प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जो ग्रामीण डरे हुए हैं वो कहीं न कहीं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। तो यह गांव से एनडीटीवी के लिए ललितेश कुशवाहा। यार रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाएगा, बनी रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।